हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज लव कुमार और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एलकेएस केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज मैं सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली इसको शेयर करें। और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स वहाँ पोस्ट कर सकते हो। मैं भी आपके डाउट्स के आंसर उसी ऐप पर दिया करूँगा, ठीक है। तो हमने लास्ट जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था सॉलिड स्टेट का, उसमें हम लोगों ने 2D यूनिट सेल तक खत्म कर लिया था और अब हमें पैकिंग पढ़नी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर 2D क्लोज पैकिंग। पहले अपन 2D क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। 3D क्लोज पैकिंग जो है 2D क्लोज पैकिंग से ही समझ में आएगी। ये 2D लेयर है, उसके ऊपर एक लेयर और लगा देंगे तो 3D लेयर बन जाएगी, मतलब 2D को ही 3D में कन्वर्ट करेंगे अपन। तो मैं आपको बगैर देर लगाए स्टार्ट करता हूँ 2D क्लोज पैकिंग। तो हेडिंग डालते हैं 2D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग of identical spheres देखो ये दो टाइप की होगी बेटा। पहली है स्क्वायरिक क्लोज पैकिंग, स्क्वायरिक क्लोज पैकिंग, और अगली होगी नेक्स्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसमें से हम फर्स्ट हेडिंग डालते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पहली है स्क्वायरिक या स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2D की बात कर रहे हैं अपन। तो देखो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और कुछ इसके अंदर टर्म्स आएंगे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स, पैकिंग फ्रैक्शन। ये 2D में भी आएंगी और 3D में भी आएंगी, इनको समझ भी लेंगे साथ साथ। तो देखिए पहले मैं इसको बनाता हूँ। तो कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स आइडेंटिकल रेडियस के बेटे, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। बनाने में जरूर ऐसे दिख रहे होंगे कोई छोटा बड़ा, बट आइडेंटिकल रेडियस है, ठीक है। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब देखो टच भी कर रहे हैं एक दूसरे ना। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब किसी भी टाइप की पैकिंग का मतलब होता है कि हम कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं आपस में, सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं और जो ज्योमेट्री बनती है वो टाइप ऑफ पैकिंग बन जाती है। जैसे इस कंस्ट्रेंट पार्टिकल का सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, मैंने इस सेंटर्स को आपस में कंबाइन कर दिया। आप देखो ये एक शेप बनी, आइदर ये रेक्टेंगल हो सकती है, आइदर स्क्वायर हो सकती है। तो क्या है अपन देखें भाई, चूंकि हमें कहा गया है कि ये आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं और आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो इनकी रेडियस भी सेम होगी, बोलो हाँ। तो इसकी रेडियस r है और ये भी r है, तो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बेटे 2r होगी। ऐसे ही देखो 2r थोड़ा बड़ा लिखता हूं, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2r होगी। इसके दोनों साइड्स इक्वल है तो क्या हो गया स्क्वायर हो गया। बेटा जनरली हम एज लेंथ को, इसकी जो स्क्वायर की एज लेंथ है इसको a से डिनोट करेंगे। आगे चल के क्यूब की एज लेंथ को भी हम a से डिनोट करेंगे। तो पहला तो रिलेशन आ गया यहां पर कि a = 2r होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। क्लोज मतलब टच तो करेंगे इसे अपने आप। अच्छा भाई इनको आप एक्सटेंड करते चले जाओ, ये ऐसे नहीं कि इतनी सी होती है, ऐसे इनफाइनाइट तक आप एक्सटेंड कर जा सकते हो। कोई कंस्ट्रेंट पार्टिकल बहुत टाइनी होते हैं ना बेटा, एक मतलब ऐसे करोड़ों खरबों अरबों आ जाएंगे एक प्लेट के अंदर, ठीक है। अब दूसरा मैं लिख रहा हूं बेटा इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट में CN बोलेंगे और ये 2D और 3D दोनों में चलेगा, लास्ट तक चलेगा। आयनिक कंपाउंड्स की पैकिंग तक कोऑर्डिनेशन नंबर चलेंगे। ये होते क्या है, इट इज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स
ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है भैया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए कितना होना है? तो देखो मैं इस स्फीयर को डाल देता हूं, किसी भी एक स्फीयर को ढालो आप जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो नियरेस्ट नेबर सॉलिड स्टेट में हमेशा टचिंग स्फीयर्स होंगे। आपको पता लगा है कि सॉलिड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होते हैं बच्चा, इसलिए वो ऑलमोस्ट टच होकर रहते हैं। देखो ये कंस्टेंट पार्टिकल 1 टच में है, ये टच में नहीं है। ये वाला इसके टच में है 2, ये नहीं है। ये थर्ड वाला इसके टच में है, यहाँ पर ये नहीं है। ये फोर्थ वाला टच में और ये नहीं है। अब आगे देखो यहाँ पर स्फीयर्स आएंगे, वो तो उससे काफी दूर हो गए, और दूर आने वाले स्फीयर्स तो वो टच ही नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इसके लिए कितने हो गए? 1 2 3 4। ये नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स होंगे बेटा इसके लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 कहलाएगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 4 होगा बेटा। अरे बोलो हाँ है ना, बात समझ आती है? अब देखो भाई, अब अपन बात करते हैं इसके पैकिंग फ्रैक्शन की। एक थर्ड टर्म में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन से पहले अपन लेते हैं जेड, इफेक्टिव नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसको अपन जेड से डिनोट करेंगे बेटा। 2 नहीं है ये, जेड ब्रैकेट ले लेता हूं, जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये इफेक्टिव नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम हमेशा यूनिट सेल के लिए निकालेंगे। यूनिट सेल। अब बताओ इसकी यूनिट सेल कैसी होगी? भाई ये 2D पैकिंग है तो 2D पैकिंग की यूनिट सेल भी कैसी होगी? 2D होगी। अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। 3D पैकिंग की यूनिट सेल कैसी होती है? 3D होती है। देखा था ना वो फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड 3D में क्यूब बनाए थे अपने यूनिट सेल। तो यहाँ पर यूनिट सेल 2D होगी, और 2D में देखो क्या होगी बेटा? स्क्वायरिंग होगी। या प्रूव कर चुके हैं। मैं इसे एक बार फिर बना देता हूँ। बट आप बताओ 2D में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल स्फेरिकल होगा या सर्कुलर होगा? 2D में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल स्फेरिकल या सर्किल? बेटा स्फीयर तो 3D होता है ना, लाइक फुटबॉल, उसकी तो लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, वो तो 3D हो गया ना। 2D में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब हमेशा सर्किल कंसीडर करना है अपन को। क्या करना है? सर्किल। जैसे लेट से आपने 4 फुटबॉल रख दी, तो विजुलाइज करो, एक फुटबॉल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब वो तो टोटल तो 3D सिस्टम हो गया ऐसे। तो अब आपको नहीं सुना, आप तो 2D पैकिंग पढ़ा रहे हो। अरे भाई 2D पैकिंग में कह रहा हूँ उनके सेंटर्स को ज्वाइन करना है अपन को। तो जब आप 4 फुटबॉल रख दी आपने ऐसे, और उनके सेंटर्स को ज्वाइन करोगे तो सेंटर्स से क्या बनेगा बेटा? स्क्वायर ही तो बनेगा। इसलिए हम इसे 2D पैकिंग कह रहे हैं। अच्छा वो स्क्वायर जो बनेगा, उस स्क्वायर पर ये जो क्रॉस सेक्शन आएगा इसका, वो सर्कुलर ही तो आएगा। वापस सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं, 4 बड़ी बड़ी फुटबॉल है, इस अरेंजमेंट में रखी हुई है। यहाँ से एक प्लेन गुजारता हूँ कोई सा भी, तो उस प्लेन पर इसका कैसा पार्ट आएगा? भाई आप फुटबॉल को ऐसे कट कर दोगे, बीच में से सेंटर वाले पार्ट से कट कर दोगे, तो कट करोगे। फुटबॉल मत बनाओ, कोई हार्ड स्फीयर मान लो। फुटबॉल तो क्या कट करेगी तो फट जाएगी। हार्ड स्फीयर मान लो अंदर तक ऐसे स्फेरिकल शेप पे, जब उसको कट करोगे तो उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा बेटा? सर्कुलर ही तो होगा। तो सर्किल ही इस पर आएगा। अब इफेक्टिव नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमेशा होंगे कि कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल के अंदर है। क्योंकि यूनिट सेल 2D है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे हैं? सर्कुलर है। तो ये कह रहा है कि कितने सर्कल्स इस स्क्वायर के अंदर इफेक्टिवली प्रेजेंट है। बेटा होने को तो 4 टच है, 4 है इसके अंदर, लेकिन चारों 100% अंदर है क्या? नहीं। मतलब इसका ये पार्ट अंदर है, इसके इतना सा पार्ट। अब ये कितना पार्ट होगा बताओ इस सर्किल का? क्योंकि एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, टोटल सर्किल का एंगल होता है 360 डिग्री। तो बताओ इसका कितना पार्ट आएगा? 1/4 पार्ट अंदर आएगा चारों में से। तो देखो जेड जो आएगा इसके लिए, टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो 4 हैं, बट हर किसी का कंट्रीब्यूशन 1/4 है। बेटा कंट्रीब्यूशन 1/4 समझ में आ गया ना आपको? भाई एंगल 90 का है ऐसे, टोटल एंगल कितने का होगा? 360 का। देखो ऐसे ये 90, फिर और 90, फिर 90, फिर 90, टोटल 360 होता है। तो 90 है तो कितना है इसका? 1/4 तो आया ना भाई 360 में से। तो ये हो गया इक्वल टू आ गया 1। ये इफेक्टिव नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपन को ऐसे निकालने। आगे 3D में हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को भी ऐसे कंसीडर करेंगे उनको, लेकिन 3D में स्फीयर कंसीडर करेंगे, वहां को वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है। फोर्थ है बेटा पैकिंग फ्रैक्शन।
पैकिंग फ्रैक्शन इस पे आईआईटी क्वेश्चन पूछ चुकी है, बट वो यूनिट सेल 3D वाली थी और 3D यूनिट सेल का टाइप था, उसने एक फेस का पैकिंग फ्रैक्शन पूछा था, अभी शायद 2011-12 की बात है। जैसे आगे एफसीसी यूनिट सेल पढ़ाऊंगा आपको, उसके एक फेस का। अब वन ऑफ द फेस मतलब किस में आता है, वो 2D में आता है। मतलब वो यूनिट सेल 3D मेंशन करी और कहती है उसके एक फेस का निकालो, मतलब ओवरऑल तो निकालना 2D का ही है आपको। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है पहले तो इसको समझे। पीएफ, इसको शॉर्ट में लिखूंगा मैं पीएफ। अच्छा भाई ये होता है, देखो 2D की बात कर रहा हूं मैं, ये सारी बातें 2D में चल रही है। 2D में वॉल्यूम कंसीडर नहीं होता, 2D में क्या आता है, एरिया आता है। इतनी मैथ्स तो आपने पढ़ी होगी। तो ये होगा टोटल एरिया ऑक्यूपाइड by constraint particle upon area of unit cell, area of unit cell। क्या बात सुनाई भी आपको? एक्चुअली इस एरिया के ऊपर मुझे कोई डायलॉग याद आता है और जब भी ये वर्ड आता है तो मैं हंसने लग जाता हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी धमाल, उसका सीक्वेंस आया था डबल धमाल। तो उसमें जावेद जाफरी, पता है ना, वो चारों लोग होते हैं, वो संजय दत्त को परेशान कर रहे होते हैं। तो एक संजय दत्त क्या है, डॉन के पास जाता है और उनसे कहता है भाई तुम चारों को निकाल दो। तो डॉन फोन कर रहा होता है, तो उस टाइम पर कोइंसिडेंटली जावेद जाफरी जो होता है वो उस फोन को रिसीव करता है। वो उसमें कार्टून की एक्टिंग तो करता ही है। तो उधर से डॉन बोल रहा होता है, अबे मैं इस एरिया का भाई बोल रहा हूँ। तो जावेद जाफरी बोलता है, अच्छा तेरी बहन का नाम एरिया है। तो बस, तो देखो 2D में क्या है, टोटल एरिया ऑक्यूपाइड कांस्टेंट पार्टिकल अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल, ये फार्मूला है, आपको याद रखना है 2D में। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि इस यूनिट सेल का जो एरिया है, जैसे अब इसका एरिया क्या है, यहां से ये A है बच्चा और ये A है। थोड़ा बड़ा लिख दूं ताकि वीडियो में आ जाए सही से। तो यूनिट सेल का एरिया तो है A स्क्वायर। अब हम बताओ कि पूरा A स्क्वायर एरिया इन कांस्टेंट पार्टिकल से ऑक्यूपाइड है क्या? नहीं है ना बच्चा। ये बीच में वर्ड दिख रहा है। तो बस ये पैकिंग फ्रैक्शन उसी को बताता है कि इस यूनिट सेल के टोटल एरिया में से कितना फ्रैक्शन इन कांस्टेंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है। तो टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। अब चूंकि आइडेंटिकल स्फीयर्स की पैकिंग की बात चल रही है, तो किसी बुक में आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा Z into pi r square, pi r square upon area of unit cell। देखो भाई, अब आपको सर ये कैसे आ गया? आप कह रहे हो टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल्स, टोटल एरिया। अब बताओ ये टोटल तो 4 कांस्टेंट पार्टिकल है, नहीं चारों के 100% अंदर है क्या? नहीं है ना, इनका 1/4 ही है ना। तो इफेक्टिवली कितना अंदर है? 1 ही तो अंदर है, 4 into 1/4। ठीक है नहीं? ठीक है। तो जितने इफेक्टिवली अंदर हैं, जेड किसको शो करता है, कितने इफेक्टिवली अंदर है। और चूंकि आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो सबका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो बताओ एक कांस्टेंट पार्टिकल जो कि सर्कुलर शेप का है, उसका स्क्वायर इनटू टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल जो इस यूनिट सेल में प्रेजेंट है। तो क्या ये टर्म हमें यही बात तो बता रही है ना? समझ में आया? टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल, एक कांस्टेंट पार्टिकल का एरिया इनटू टोटल कितने कांस्टेंट पार्टिकल है, तो टोटल एरिया आ जाएगा भाई। मान लो एक कांस्टेंट पार्टिकल है तो एक पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, दो है तो पाई आर स्क्वायर इनटू 2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना भाई यहां पे से एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो बताओ यहां पर इस वाले केस में जेड कितना है बेटा, 1 है। एक का एरिया ले लिया पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी एज लेंथ ए है। बट हम जानते हैं a इक्वल्स टू 2r, बिकॉज़ टच कर रहे हैं एक दूसरे को आपस में। तो यहां से लिख सकता हूं मैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, पाई बाई 4। पाई होता है 3.14 अपॉन 4, तो ये आएगा 0.728 इतना पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। पैकिंग इफिशियंसी की बात करें, पैकिंग इफिशियंसी, एफिशिएंसी तो ये होती है, और कहते हैं उसको परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन।
तो देखो परसेंटेज निकालनी है इसकी, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो फिर, तो कितना जाएगा ये 78.5% एरिया तो ऑक्यूपाइड है, और जो बचा हुआ वॉइड कितना है फिर बताओ, वॉइड का कितना परसेंट बचेगा, भाई टोटल 100% होता है, 100 में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दिस इज 21.5% इसका वॉइड एरिया है। और बेटा ध्यान रखना, क्योंकि स्फेरिकल शेप के ना, तो क्यूब में या स्क्वायर में कभी भी 100% ऑक्यूपेंसी हो ही नहीं सकती किसी के लिए, कुछ ना कुछ एरिया या वॉल्यूम, 2D में तो एरिया और 3D में वॉल्यूम उसका रहेगा ही रहेगा। क्या ये बातें समझ में आई हैं आपकी? यदि ये बातें समझ में आई हो तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है? वीडियो को पॉज करके करना है, एक बार सोचना जरूर, और 10th तक की मैथमेटिक्स लगेगी, थोड़ी सी ज्योमेट्री वो आपको करनी है। तो देखो बच्चे, क्वेश्चन है आपका, मैं नोटेशन फॉर्म में लिख देता हूं इसको, कि ऐसे 4 सर्कुलर टाइल्स मान लो आप, सर्कुलर टाइल्स या कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स कुछ भी कह दो, ये अरेंजमेंट दे रखा है आपको, और इनके ये मिलाए हुए हैं बेटा सेंटर्स, इन सब की रेडियस जो है कैपिटल वालों की वो r है, r है, r है, r मींस रेडियस है बेटा। अब आपको क्या करना है, रेडियस, मैक्सिमम रेडियस फाइंड करनी है जो इस वॉइड में फिट हो जाए। रेडियस मतलब यहाँ पे एक सर्कल रखना है, दूसरा क्या रखना है बेटा, सर्कल। वॉइड को भरने मतलब ऐसे नहीं है कि हम इसको, जैसे ये शेप दिख रही है आपको, ये थोड़ी सी रेक्टेंगल टाइप की है तो रेक्टेंगल वाली रख देंगे ना, रेडियस बोल रहा है तो सर्कुलर ही रखेंगे, मतलब अभी भी 100% तो ऑक्यूपाइड नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक मैक्सिमम रेडियस, मैक्सिमम रेडियस मतलब क्या है कि चारों कांस्टेंट पार्टिकल को टच करेगा, ऐसे देखो वॉइड्स तो अभी भी रह जाएंगे यहाँ पे। तो मैक्सिमम रेडियस वाला एक और सर्कल इसके अंदर रखा गया है, तो आपको इसकी रेडियस फाइंड करनी है कि कितनी रेडियस का सर्कल इसके अंदर रखा जा सकता है जिससे इस अरेंजमेंट में कोई डिस्टरबेंस ना हो, इस अरेंजमेंट में कोई डिस्टरबेंस ना हो। लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख दो इसको, कैलकुलेट मैक्सिमम रेडियस ऑफ द सर्किल या कंस्टेंट पार्टिकल, कुछ भी कहते हो, चाहे डिस्क कह दो, टाइल कह दो, कुछ भी कह दो, ऑफ द सर्किल which was placed in the void of, in the squaric void, in the squaric void। स्क्वायरिक void में आप बता दिया था पहले, जो स्क्वायरिक यूनिट सेल के बीच का जो void होगा ना बेटा, ये वाला void है ना, स्क्वायरिक void कहलाता है, इसको मेंशन कर लेना, नहीं किया हो तो स्क्वायरिक void। अब स्क्वायरिक void में प्लेस था, प्लेस्ड है, which is placed कर लो, which is placed स्क्वायरिक void। स्क्वायरिक void लिखा हुआ है तो इसका अपने आप ही मतलब है कि ये वाली यूनिट सेल होगी, क्योंकि ये स्क्वायरिक void तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में बन सकता है, इसकी लैंग्वेज कुछ और हो सकती है, बट आपको ओवरऑल इसकी रेडियस निकालनी है, ठीक है? तो वीडियो पॉज करके निकालो, इसकी रेडियस को हम चाहो तो स्मॉल r मान सकते हो, स्मॉल r, ये स्मॉल r निकालनी है। मैं कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको एक बार अटेम्प्ट जरूर करें। देखो बच्चा, हाँ भाई, इसकी हमें रेडियस निकालनी है, ठीक है? यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस है ये वो r है। अब मुझे इस मतलब ये रेडियस निकालनी है, तो मैं क्या करूं बेटा, इस कॉर्नर को इसके सेंटर से कंबाइन कर दूं, तो यहां से यहां तक, तो ये तो कैपिटल R होगी, देखो क्योंकि ये तो यहां से यहां तक रेडियस हो सकती है, तो ये यहां से यहां तक इसकी रेडियस है कैपिटल वाले की, यहां से यहां तक रेडियस है ना बड़े वाले की, और छोटे वाले की रेडियस स्मॉल r है, तो ये स्मॉल r हो गई। अच्छा देखो, दिख तो रहा है ना वीडियो में, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको दे देता हूं, स्मॉल r थोड़ा बड़ा करके। अब बेटा देखो, ये स्मॉल r अपने को कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करें? तो आप लोगों सर ये तो हम जानते हैं,
ये तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर के सेंटर से किसी भी स्क्वायर रेक्टेंगल के सेंटर से किसी भी एज पर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको बाइसेक्ट कर देते हैं। तो इसका एज तो ये है यहां से यहां तक। अब स्क्वायर के सेंटर से यदि इसमें मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इसको बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब इधर क्या आएगा, आर ही तो रह जाएगा, ये टोटल 2r है। बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जाके मिलेगा जो कि क्या होगा, आर ही तो होगा इसका। अरे बोलो हाँ है ना, थोड़ा समझ में आया? तो मैं इस वाले छोटे फोटो को इधर रख देता हूं। ये तो है r, ये ऐसे है, और ये है इधर r प्लस स्मॉल r। ये बात समझ आता है भाई? अब देखो ये जो टोटल एंगल होता है वो 90 डिग्री का है। ये जो सेंटर की तरफ जाएगा इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल कितने हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री, और ये रेक्टेंगल है ही यहाँ पे। तो बस लगा दो कोसाइन फार्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू, मैं इसको रफ कर लेता हूं पहले। बेस कौन है बेटा इसका, ये वाला r है, हाइपोटेन्यूस ये है, तो यहां पे लिखूंगा मैं फिर r अपॉन r प्लस r इक्वल्स टू cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.414। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1.414 इनटू r इज इक्वल्स टू r प्लस r। इसको मैं इधर लाऊंगा तो -1r हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 0.414 r इक्वल्स टू स्मॉल r। तो स्मॉल r अपॉन r इज इक्वल्स टू 0.414। ये एक रेशियो आ गया, या फिर ऐसे मान लो कि जो स्मॉलर टाइल या सर्कल की जो रेडियस होगी वो कैपिटल सर्कल के कंपेयर में कैपिटल सर्कल की रेडियस से 0.414 टाइम्स होगी। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैथमेटिकल डाटा दे देता, मैं इस कैपिटल वाले की रेडियस 10 सेंटीमीटर दे देता लेट से, तो बताओ स्मॉल वाले की रेडियस अपना आप ही क्या आती, 10, कैपिटल वाले की 10 है, 10 इनटू दिस तो 4.14 सेंटीमीटर हो जाती है। ये समझ में आया बेटा आपको कैसे करना है? डिस्टर्ब नहीं करना है, क्वेश्चन में मेंशन होगा, लैंग्वेज अच्छे से देगा वो, ठीक है? तो आप ऐसा टेंशन मतलब क्या है क्या नहीं, ये बात आपको समझ में आई? अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, जब आपको इतना समझा ही दिया है तो फिर तो दिल में एक सुराग आगे बढ़ के और देख लेते हैं। आपको एक थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन देता हूं, आपको क्या करना है, इसी सिस्टम का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ गिवन स्क्वायरिक यूनिट सेल। अब देखो मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी वो नहीं लिख रहा लैंग्वेज, वो ऐसे आएगा कि यूनिट सेल है, इसके मिड में मतलब स्क्वायरिक वर्ड में मैक्सिमम रेडियस का एक सर्कल फिट है और वो इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालिए। बस आप तो मैं फोटो से समझाता हूँ। कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ गिवन स्क्वायरिक यूनिट सेल, तो मैं इसी को लिख देता हूँ वापस से। इसकी रेडियस कैपिटल आर है और यहां जो ये दूसरा सर्कल रखा हुआ है, टाइल रखी हुई है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ध्यान रखना है ना, ये यहां से यहां तक स्मॉल आर है। ऐसे करके इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकाल, वीडियो पॉज करो और निकालो। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है सोचो उसके बारे में। हाँ भाई वीडियो पॉज करो, निकालो, मैं ऐसे निकालता हूं आंसर। पैकिंग फ्रैक्शन होता है टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय कंस्ट्रेंट पार्टिकल अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब भैया एरिया ऑफ यूनिट सेल तो समझ में आता है, यहां से यहां तक ये ए है, ये भी ए है और a इक्वल्स टू 2r है, तो इसका यूनिट सेल का एरिया तो 4r स्क्वायर हो गया। नहीं यहां पर इसका कैसे निकालें, इसमें दो डिफरेंट रेडियस के सर्कल्स या डिस्क, ये कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये तो कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। तो अब बताओ इस यूनिट सेल के अंदर देखो पैकिंग फ्रैक्शन ने क्या डिफाइन किया था कि
इस यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिवली इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने कितना एरिया ऑक्यूपाइड किया हुआ है, इट इज पैकिंग फ्रैक्शन। मींस इस यूनिट सेल के एरिया का कितना परसेंट या कितना एरिया इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया हुआ, 100% नहीं कर सकते हो। तो आपको उसे कैसे निकाल रहे हैं, या तो ये दो डिफरेंट टाइप के हैं तो कोई बात नहीं, दो ने कर रखा है तो भाई आप ऐसे लिखो इसको, फिर पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू Z1 इंटू Z1 मतलब पहले टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इफेक्टिव नंबर और उसकी रेडियस है कैपिटल R, प्लस ये तो पहले टाइप के हो गए, प्लस Z2 इंटू पाई स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्या ये जो मैंने लिखा है वो समझ में आया? अब आपको सर ये Z जोड़ से हमको समझ नहीं आ रहा, इससे ना तो कोई दिक्कत ना, वैसे देख लो भाई इसका कितना पोर्शन आ रहा है, 1/4 1/4 1/4 और 1/4, और ये तो पूरा ही आ रहा है ना बेटा। ये जो स्मॉल r मैंने रेडियस लिखी है इसकी, स्मॉल r लिखा हुआ है ना, स्मॉल r इसकी रेडियस, चलो मेंशन कर देंगे, ये तो पूरा ही इसके अंदर है ना। तो अब 1/4 1/4 1/4 1/4 मतलब इफेक्टिवली 1 तो आ गया ऊपर, मतलब बड़ा वाला, और 1 आ गया छोटा वाला। तो या तो आप ऐसे लिख दो या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, और डायरेक्टली हमें पता है Z1 तो वैसे ही 1 होना है, क्यों 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है 1/4 इक्वल्स टू 1, और Z2 तो 1 है, ये टोटल 1 है, और पूरा पूरा अंदर भी है देखो तो कंट्रीब्यूशन 1 ही आएगा इसका, पूरा पूरा अंदर भी है तो 1 ही आएगा लाइक इट बॉडी सेंटर। तो यहाँ पे वैसे लिख देते इसको, तो 1 इंटू पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाले का, और वैसे देखो 1/4 1/4 1/4 1/4 1 हो गया, 1 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू स्मॉल वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को क्या लिख दो बेटा मैं, अब देखो ए स्क्वायर को लिख देता हूं मैं यहां से, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए को जो लिख दूं मैं 2r का स्क्वायर मींस 4r स्क्वायर, जो कि a इक्वल्स टू 2r है, ये तो पता है तुमको। अब क्या करें सर, आपने कुछ डायमेंशंस तो दी नहीं, इसकी रेडियस वगैरह की वैल्यू दे देते तो हम पुट कर देते यहां पे। अरे भाई जरूरत ही नहीं है, इसलिए तो क्वेश्चन है। अब देखो इसमें इस वाले कांसेप्ट का यूज होगा, ये रहा रेडियस देने की जरूरत कहां, रिलेशन मेंशन है कि जो स्मॉल r होगा, स्मॉल r जगह क्या लिख दो आप, स्मॉल r जो होगा वो होगा 0.414 इनटू कैपिटल R, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो नीचे तो r स्क्वायर कैपिटल है, तो स्मॉल r की जगह ये रख दो तो सारे कैपिटल R हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, पाई r स्क्वायर प्लस 0.414 r का होल स्क्वायर, और नीचे क्या जाएगा बेटा 4r स्क्वायर। मुझे नहीं पता इस सॉल्व होकर क्या आएगा, पाई 1 प्लस 0.414 का होल स्क्वायर अपॉन 4, पाई की वैल्यू 3.14 रख लेना, और जो आंसर आया वही आपका पैकिंग फ्रैक्शन का आंसर होगा। आई होप सो आपकी समझ में आ गया होगा। कोई डाउट नहीं है, फिर आगे चले। देखो भाई अब मैं आपको पढ़ाता हूं ये वाली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें आपको समझ में आ गया, तो अब चलते आगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मैं रफ कर रहा हूं बेटा इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा मतलब, आइडिया ले लो, स्क्वायरिक क्लोज पैकिंग में आइडेंटिकल स्फीयर्स के सेंटर्स को मिलाया था तो स्क्वायर बना था। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इन स्फीयर्स के सेंटर्स को मिलाएंगे तो हेक्सागन बनना चाहिए। तो देखो भैया दूसरी है हेक्सागोनल 2D पैकिंग। क्लोज पैकिंग देखो भाई इसको कैसे बनाना बच्चा, ये कंस्ट्रक्ट पार्टिकल्स लिख रहा हूं मैं, अब जो नीचे वाली लेयर रखनी है वो इसके सेंटर से जस्ट नीचे नहीं रखनी है यहाँ पे, वरना फिर वो तो स्क्वायरिंग हो जाएगी। तो इसका ये वाला जो गैप है
इनको आप क्रस्ट कैसे ट्रफ्स कहते हो, उसमें पुट करना है इसको ऐसे ऐसे टच करते हो ऐसे। ये दो के बीच में जो गैप है वहां रखना है। जैसे अब अगली वाली इन दो के बीच के गैप में ऐसे ऐसे। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं है तो कह देना भाई। अब कहोगे कैसे सर, ये तो क्लास तो ऑनलाइन है, कैसे कहेंगे सर? तो बेटा कहने को तो कैसे कैसे कह सकते हैं, आप टेलीग्राम ऐप पे कह सकते हो, ठीक है? ऐसे ये चलती चली जाएगी। अब आप यहां देखो, ज्यादा बड़ा इसको करने की जरूरत नहीं है, दो के नीचे रखना है। इन सेंटर्स को मैं मार्क कर रहा हूं बेटा, और मैं इनको कंबाइन कर रहा हूं। क्या दिखा? अरे बोलो, हेक्सागन दिख गया भाई। दिस इज हेक्सागोनल 2D पैकिंग। अब वो सर आपने तो मैं हेक्सागोनल 2D यूनिट सेल ऐसी लिखाई थी, A B 60 डिग्री, और यहाँ लिखाया था A इक्वल्स टू B है और थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, इसको कहा था। इसको बताना तो, अरे कोई बात नहीं भाई, जे मिला दे। पहले तो भाई यूं बता कि यहां से यहां तक ये 2r है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक ये भी 2r है, तो A इक्वल्स टू B तो समझ में आ गया। अब ये एंगल 60 तो बताना है आपको, 60 बताने के लिए क्या करूंगा मैं, देखो ऐसे कर लो, ये एंगल 60 दिख गया आपको? बोले सर ना देखा, ना देखा तो बेटा देख ये भी 2r है, r प्लस r 2r। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? 60 होता है, तो पता लग गया एंगल 60 डिग्री। अरे बोलो ना भैया, ठीक है ना? तो ये हेक्सागन यूनिट देखो। अब ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल कहाँ लिखूं? चलो यही बना देता हूँ, ये गंदा हो जाएगा लेकिन यार मैं नहीं चाहता, मैं यहाँ बना देता हूँ ऐसे। बेटा ये भी आपका हेक्सागोनल 2D पैकिंग के पार्ट है। देखो हेक्सागोनल 2D पैकिंग ऐसे दी जा सकती है, और ये ऐसे। देखो ये क्या है? कॉर्नर्स, सॉरी सेंटर्स हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने पे ट्रायंगल बनता है, तो भी ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। इसको ट्रायंगोनल क्लोज पैकिंग मत कह देना इसको। 3 है तो ट्रायंगल कह दिया, 6 है तो हेक्सागन कह दिया, हेक्सागन ही है ये भी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ये भी। और देखो यहां से ये जो बन रहा है प्रॉपर रेगुलर हेक्सागन, ये तो है ही। ये सभी फॉर्म किसकी है? हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है ठीक है। अब बात आती है पहली कंस्टिट्यूएंट, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। अब भैया इस वाले में देखो, इस वाले रेस्पेक्ट निकाल रहा हूं, ये 1 इसके टच में है, 2 टच में है, 3 टच में है, 4 टच में है, 5 टच में, 6 टच में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया 6। दूसरा भैया जेड को क्या बोलेंगे? इफेक्टिव नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बताओ भैया इस हेक्सागोनल इस वाले में इफेक्टिव नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने? अब देखो अब हम अलग-अलग में अलग आएंगे। अब मान लो इसको लेके चल रहे हैं तो इसकी जेड अलग आएंगे, इसको लेके चल रहे हैं तो इसकी जेड अलग आएंगे। मैं इसको लेके चल रहा हूं फिलहाल, तो इस वाले को बताओ भाई। तो मुझे बताओ बच्चा, ये रेगुलर हेक्सागन में देखो, ध्यान देना, दिमाग लगा ना, मैं लिख देता हूं, चलो यहाँ पे समझाने के लिए अलग से बना देता हूं उनको, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं जी भैया, बिल्कुल कर सकते हैं आपके लिए। हम इनके सेंटर्स को मिला देंगे, सेंटर्स को मिला देंगे तो हेक्सागन बन जाएगा। अब मेरे आंखों के तारों, राज दुलारो, मेरे लाल, मेरे नीलो, मेरे पीलो, ये बताओ भाई आप इन रेगुलर हेक्सागन के साइड्स के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। कितना एंगल होता है बेटा? 120 डिग्री। ध्यान रखना, ये हेक्सागन की जो ये है ना कॉर्नर्स की, मतलब ये साइड्स के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। और इस सर्कल में पूरा एंगल कितना होता है? 360 होता है। बेटा पूरा तो नहीं आ रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये तो इतना ही अंदर आ रहा है बस, जो मैंने शेडेड की है। मतलब टोटल तो होता है 360 डिग्री, लेकिन ये 120 डिग्री के बराबर ही आ रहा है। 120 डिग्री के बराबर आ रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ? 1/3 आ रहा नहीं आ रहा? बताओ। हाँ है ना?
तो ऐसे छह कंस्टेंट पार्टिकल तो हैं जिनका 1/3 एरिया इसके अंदर है, प्लस एक तो पूरा ही अंदर है, एक ही है और वो पूरा ही अंदर है ऐसे, तो जेड की वैल्यू होगी बेटा 3। अब आप कहोगे नहीं सर अब इसमें कैसे निकालें हम जेड की वैल्यू, और ये तो जेड की वैल्यू इससे अलग आएगी। अरे भाई अलग तो आएगी सही, मैं कब कह रहा हूं सेम आएगी। ये टच करने है ना, हाँ टच करने हैं। मैं ऐसे बना देता हूं ट्रायंगल। ट्रायंगल में यहां पर जेड की वैल्यू निकाल, बताओ आप। वीडियो पॉज करो, यहां जेड की वैल्यू निकालो। अब भैया देखो देखो बबुआ, जे लेंथ 2r है और जे लेंथ भी 2r है और जे लेंथ भी 2r है, तो के बन गया भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। अब बताओ टोटल एंगल होता है 360, 60 आ रहा है, तो 360 में से 60 आ रहा है तो 1/6 आ रहा नहीं आ रहा। तो ये जो यहाँ पर शेडेड एरिया है ये 1/6 होगा बेटा। तो इसका जेड क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट पार्टिकल है और इस ट्रायगोनल यूनिट सेल जो कि हेक्सागन का ही पार्ट है, इसका में 3 कांस्टेंट पार्टिकल में से कितना कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है, तो इसका 1/2 हो जाएगा जेड। अब आपको सर इसको जेड इतना इसको जेड इतना, अरे भाई इस रेगुलर हेक्सागन में कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, देखो भाई सबके इस सेंटर से सबके कॉर्नर्स को मिला दो, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहां पर वही आ जाएगा 3 की दिक्कत है। बात समझ आई। अब आपको निकालना है थर्ड पॉइंट इसका पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखना भाई मजेदार बात, पैकिंग फ्रैक्शन निकालो। 2D चल रही है तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय, देखो भाई याद हो जाना चाहिए, कांस्टेंट पार्टिकल अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। अब भैया इस यूनिट सेल का एरिया बता दो तुम तो, इस वाले का। अब ये भी आप कहोगे सर आप ही बता दो, हम तो क्या करें, लेकिन मुझे पता है आपको पता होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। इस ये जो हेक्सागन बनता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, जैसा अभी हमने देखा। क्या बना रखा है, ये बना रखा है बेटा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, शायद √3/4 a² होता है। इट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऐसे 6 बनेंगे बेटा। तो एरिया ऑफ हेक्सागन कितना हो जाएगा फिर, एरिया ऑफ हेक्सागन पूरे 6 बना हुआ, देखो घिच पिच हो जाएगा ऐसे, आप समझ जाओ ऐसे ऐसे 6 हैं ऐसे, 6 × √3/4 a²। ये तो यूनिट सेल एरिया आ गया। अब यहाँ टोटल एरिया ऑक्यूपाइड देखो ये है, एक तो ये बड़ा सारा है अंदर और ऐसे है, तो चूंकि आइडेंटिकल स्फीयर है बेटा, तो अब मैं देखो वो चीज ध्यान दो इसको। अब मैं इसको कह सकता हूं z × πr², ये अब आपको हेल्प करेगा, अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल 6 × √3/4 a²। ये कैसे हेल्प करेगा, हम आप यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल निकाल लें भाई, चूंकि आइडेंटिकल स्फीयर ही तो है, इफेक्टिव नंबर निकाल लो कितने हैं, उसको πr² से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऐसे करोगे तो देखो 1/3 मतलब 1/3 दो तो ही आएंगे और एक ही आएगा, 3 वैसे 3 ही आने इसमें। ठीक है, समझ गया ना बच्चा। टोटल एरिया ऑक्यूपाइड। अब आप अलग अलग कैलकुलेट करते हैं कि इसका एरिया कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, ऐसे उसको मारो गोली, ये निकाल लिया करो आप ऐसे, z × एक के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितने हैं इसमें 3। तो यहाँ है बेटा, शायद कटे नहीं आई होप, ये 3 × πr² अपॉन 6 × √3/4 a²। यहां तक समझ आ गया भाई। अब आप बताओ a क्या है, व्हाट इज a भाई, a क्या है, ये यही तो है इसका बेस। ये भी क्या है बेटा, a ही होगा, ये भी a ही होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तक तो कहा अपन ने।
अब ये यहां से कैसे समझ में आएगा? अरे भैया कहां लिखा मैंने, देखो ये यहां से यहां तक 2r है, ये 2r है, ये 2r है, ये भी 2r है, यहां से यहां तक देख लो ना, r प्लस r, ये भी 2r है, तो सारे 2r है ना भैया। तो अरे हाँ है ना। तो देखो यहाँ ये भी 2r और ये भी 2r, तो ये भी a, ये भी a, ये भी a, तो a बराबर क्या आ रहा है बताओ? अब आप a बराबर बताओ मेरे को, a बराबर क्या है भाई? ये एक मैंने एज को a कह दिया यहां से यहां तक, तो a बराबर क्या है बताओ? अरे 2r ही तो होगा। आया समझ में? यहां से यहां तक की एज लेंथ को a कह दिया, तो देखो हमें बार बार कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बनाने पड़ेंगे यार, तुम समझ जाओ। जैसे मैं इसको a कह रहा हूं, ये सारे a हैं, तो ये भी तो यहां से यहां तक a होगा, तो ये r है और ये r है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो हमें पता है चूंकि a इक्वल टू 2r होगा, तो इसको आप इसमें पुट कर दो यहाँ पे, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा बेटा? पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू, वो उधर से कॉपी कर रहा हूं मैं, 3 पाई r स्क्वायर 6 इंटू रूट 3/4 a स्क्वायर की जगह, वो a स्क्वायर है ना, 9 स्क्वायर नहीं, इसको मैं a ऐसे लिखता हूं, a स्क्वायर जगह क्या जाएगा? 4r स्क्वायर। अब देखो बच्चा, ये 4 से तो 4 कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, 3 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो पैकिंग फ्रैक्शन आ गया यहां पर, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू पाई अपॉन 2√3। इसको हम कैलकुलेट करो तो थोड़ा सा देखो, पाई होता है 3.14 अपॉन 2, और ये कितना होता है? 1.732 होता है बेटा। ये 7 दूनी 14, इतना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो ना की ना मैंने? रूट 3/4 a स्क्वायर 6 हो गया, 4r स्क्वायर भी हो गया, और ये 3 पाई r स्क्वायर भी हो गया, 2√3 हो गया, ये 4 से 4 चला गया, दिस तो कितना आ रहा है भाई? ये देखो एक बार कैलकुलेट करना भाई। पैकिंग फ्रैक्शन ओवर 0.91% के 0.91 के आसपास आएगा, देख लो आप, क्योंकि ये 3.4 आ रहा है, तो 3 वहां इतना ही आएगा लगभग। आप कैलकुलेट कर लेना बेटा, मैं एक आइडिया से लिख रहा हूं। और ये जो पैकिंग है ना, ये थोड़ी सी अच्छी पैकिंग होती है। इससे पहले वाले में कितना आया था? 785 आया था, 0.785, मतलब 78.5% आया था, तो उससे तो ज्यादा आना ही है इसका, क्योंकि देखो ना पैकिंग फ्रैक्शन अच्छी हो रही है। यहाँ पे 2 के नीचे 1 आ रहा है, ये बर्ड जो है, जैसे यहाँ पे ट्रायंगुलर बर्ड बना है, छोटा है देखो, जैसे वहां स्क्वायरिक बर्ड बना था ना, ये छोटी छोटी चीजें भूल देता हूं मैं। ये वहां तो कहा था अपने स्क्वायर के बीच के बर्ड को, स्क्वायर के बीच के बर्ड को बना कहा था स्क्वायरिक बर्ड, यहाँ इसको कहेंगे वो ट्रायगोनल बर्ड, ट्रायगोनल बर्ड, ठीक है। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है, परसेंटेज पैकिंग कितनी होगी इसकी? नियर अबाउट 91%। देखो आप कैलकुलेट कर लेना, ये 91 हो सकता है, 92 हो सकता है, ये 91 से थोड़ा कम भी हो सकता है, आप कैलकुलेट कर लेना। ये इसकी पैकिंग फ्रैक्शन मैंने बता दी 2D में। अब देखो आप लोगों से, मैं तो ये इससे नहीं करूंगा, आपने तो बताया ना सर कि ये भी तो इसी का पार्ट है, मैं तो इससे पैकिंग फ्रैक्शन निकालूंगा, इससे निकालो। तो देखो भाई, आपको पैकिंग फ्रैक्शन किसी एक यूनिट सेल का निकाल देना है, वही पूरे एंटायर क्रिस्टल का होगा। बताया था ना, यूनिट सेल और क्रिस्टल्स में बहुत सिमिलरिटीज होती हैं, सब सेम ही उसी का तो पार्ट है। डेंसिटी भी यूनिट सेल की उसकी सेम होती है, पैकिंग फ्रैक्शन से लेके सारी चीजें सेम होती हैं। तो मैं और करके इसका पैकिंग फ्रैक्शन इससे निकाल रहा हूं, और तो पैकिंग फ्रैक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, Z इनटू पाई r स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। बात तो वही, यानी यहां पर Z कितना इससे निकाल रहे हो तो 1/2 इनटू पाई r स्क्वायर, और एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या है? √3/4 a स्क्वायर। और तो जो हमें पता है a इक्वल टू 2r, देख लो यहां पर ये, इसको मैं a मान रहा हूं, इसका h, और r और r से मिलकर बनाऊंगा तो a इक्वल टू 2r, तो मैं डायरेक्टली 4r ले देता हूं इसको बेटा, और ये 4 से 4 कट गया, तो पाई अपॉन 2√3, देखो वही तो आ गया, पाई अपॉन 2√3 कहां पर है? अपना ये रहा, तो इससे निकालो चाहे इससे निकालो। समझ आया? चलिए क्वेश्चन कर दो जल्दी से।
इस ट्रायंगल बॉडी की रेडियस और इस बड़े कंस्ट्रेंट पार्टिकल की रेडियस के बीच में रिलेशन निकालता हूं। ये इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसकी रेडियस स्मॉल आर मान लेना। फाइंड रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ void and radius of constraint particle S in 2D। भाई 2D में ही तो चल रहा है पूरा, तो अपना आप ही मेंशन इसमें क्या है, तो भाई निकालो। कैसे निकालोगे? तो वही बात हुई, यहां से फिर कर दो इसको, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो, ये आर आर टू आर है, ये भी आर आर टू आर 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 टू आर, तो एंगल 60 डिग्री का होता है। तो मैं इसको यहाँ से बाइसेक्ट करते हुए जा रहा हूँ, यहाँ पे बस को मिला दे रहा हूँ। ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड से जब मैं इसमें परपेंडिकुलर डालूंगा तो इसको बाइसेक्ट करेगा एज पे, इस वाले को। तो कैसा बन जाएगा भाई, इस इतने से पोर्शन को यहाँ लिख रहा हूँ, ये तो है आर, ये ऐसे है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक तो इस वाले की रेडियस उसके अंदर चली गई तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस, तो मैं बड़े वाले की रेडियस तो आर है प्लस स्मॉल आर मान लूं, और एंगल कितना मान लो, ये 30 डिग्री। वापस से कोसाइन फॉर्मूला लगा दो, आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल्स टू cos ऑफ 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है बेटा? cos 30 डिग्री √3/2। उधर से मिटा दो थोड़ा सा, देखो भाई पॉज से नोट्स बनाते रहे ना साथ साथ में। इसको छोड़ देता हूँ, इसके भी यहाँ पर एक क्वेश्चन कराऊंगा तो वो आपको हो जाएगा, आपसे इसकी हेल्प मिल जाएगी तो हो जाएगा। तो ये देखो इसको लिख सकता हूँ मैं, रिपीट कर देता हूँ पहले इसको, आर प्लस आर इक्वल्स टू √3/2। √3 होता है बेटा 1.732/2, तो 2r इक्वल्स टू 1.732 इंटू आर प्लस आर। कुछ गड़बड़ तो नहीं करा ना? इसको इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा, ये 732 268 0.268 आर इक्वल्स टू स्मॉल आर। मैं वजन आया, हाँ क्या यही आया क्या? इधर जाएंगे तो इतना आर ये बचेगा, तो r/r ना, कुछ या तो गड़बड़ नहीं है। cos 30 कितना होता है? 3/4 √3/2, सही तो लिखा है √3/2 2r, और अच्छा 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 अच्छा, जे तो इधर आ गया लेकिन साथ, ओहो 2r minus 1.732r is equals to 1.732r, ऐसे आएगा। इसमें घटाओगे तो 268 0.268r is equals to, ये स्मॉल r है, 1.732r, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R जो आएगा 1.732r अपॉन कैपिटल R, तो ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन चेक कर लेना, 1.732 और ये 0.115 के आसपास आना चाहिए। यस, ये रिलेशन आया बेटा। देखो वहां ये है फॉर ट्राइगोनल वॉइड, फॉर ट्राइगोनल वॉइड। स्क्वायरिक वॉइड के लिए क्या आया था, ये फॉर स्क्वायरिक वॉइड r/r कैपिटल R जो आया था वो 0.414 आया था, 414, ये स्क्वायरिक वॉइड के लिए था।
बेटा ये याद रखेंगे तो आगे क्वेश्चंस में हेल्प होगी। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एक बार आईडी ने पूछा था, और वो उस टाइम पे जब मतलब है ना सब्जेक्टिव हुआ करती थी तब का क्वेश्चन, उसके दो पोर्शन थे, उसमें से एक पोर्शन में आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? इसको इरेज कर दूं। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस मान लो, चाहे पहले सब्जेक्टिव हुआ करती थी तब का आईटी सब्जेक्टिव का एक पार्ट है, दो मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें 2 पार्ट हुआ, तो एक पूछ रहा हूँ। ईयर मुझे पता नहीं कौन सी, ऐसे ये 40 बाई 40 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है? 40 बाई 40 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर दिया गया है और कहा है इसने हाउ मेनी सर्कुलर डिस्क how many maximum circular disc can be placed in above square circular disc with 10 centimeter radius, 10 ही 5 कर लो, 5 centimeter radius can be placed in above square। लो भाई देखो भाई, इसमें आपको 5 सेंटीमीटर रेडियस की ऐसे डिस्क को रखना है, और मैक्सिमम कितनी जाएंगी? अभी मैक्सिमम बर्ड ने बैंड बजा दी बच्चों की, काफी बच्चों ने तो यहाँ पर स्क्वायर पैकिंग कर दी। बोले सर ये तो क्या है, सिंपल ही तो है, जीरो आंसर। एक भाई ये डायमीटर कितने का है, सॉरी रेडियस कितने की है, 5 की, तो डायमीटर कितने हो गए, 10 का हो गया, ये 10, 4 तो इधर तो 10, ये 10, ये 10, ये 10, 40 हो गया, ऐसे ही 4 इधर तो डायमीटर 10 का बन जाएगा, तो ये ऐसे 10 और ऐसे, तो 4 बाई 4 बनेगी, 4 4 ऐसे ऐसे ऐसे, 16 आंसर हो गए थे। लो जी लो, जिन्होंने 16 कहा वो गलत हो गया। उसने ये नहीं बताया आईडीडी की स्क्वायरिंग पैकिंग करनी है कौन से, उसने ये कहा कि मैक्सिमम सर्कुलर टाइल्स कितनी आ सकती हैं। तो बेटा देखो ये यहाँ से ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देने वाली हैं कि यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी कितनी आई, 91% के आसपास, और जो स्क्वायरिंग क्लोज पैकिंग थी उसमें 78.5% के आसपास आई थी। बताओ ज्यादा अच्छी पैकिंग किसमें आई है, इसमें आई है। तो इट मींस मैक्सिमम टाइल या सर्कुलर डिस्क तभी आ सकती है जब वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ना होकर के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो। क्या ये बात स्टिक करती है? देखो आईटी ऐसे ब्लेंडर्स छोड़ती है, मतलब अब समझ रहे हो ना बात को, 2D पैकिंग ही चल रही है अभी, तो 3D में तो अभी एंटर ही नहीं किए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ छोड़ देगी वो, ये लो भी करो। उसने ये नहीं कहा कि स्क्वायरिंग क्लोज पैकिंग है, क्या है पैकिंग के बारे में कुछ ही नहीं बोला, उसने तो कहा कि मैक्सिमम कितनी आ सकती है वो बताओ तुम बस, और तो चीज बाढ़ में है। तो भाई देखो इसको करने के दो तरीके, एक मैं करूंगा और एक आपको होमवर्क में दूंगा, समझा जरूर दूंगा उसको कैसे करना, बट पहले मैं कर देता हूं। तो देखो हमें ये तो पता लग गया कि फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कुलर टाइल्स, सर्कुलर डिस्क, अरेंजमेंट should be हेक्सागोनल 2D, क्योंकि 2D की तो बात चल रही है, हेक्सागोनल होना चाहिए। अब हेक्सागोनल को मैं पहला तरीका बता रहा हूं, मेरा फर्स्ट मेथड, क्योंकि हेक्सागोनल की पैकिंग लगभग कितनी आई है, 91%, मतलब टोटल यूनिट सेल के वॉल्यूम का वो लगभग 91% ऑक्यूपाइड कर लेता है। देखो आप लोग यहाँ कैलकुलेटर से
कैलकुलेट करना और फिर देखना कितना है, मैंने लगभग लिखा है, मैं इसी को बंद कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो आपके जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी इतनी है, मतलब टोटल का इतना परसेंट वो ऑक्यूपाई कर लेता है। बोलो हाँ है ना, टोटल का इतना परसेंट ऑक्यूपाई कर लेता है। तो देखो अब ध्यान से सुनना भाई, मैं लिख रहा हूं यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर, मजा आएगा आपको। 40 इंटू 40 इक्वल्स टू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो इसका एरिया है। लेकिन हेक्सागोनल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, आप कहीं भी पुट करो इससे ज्यादा ऑक्यूपाई कर नहीं सकते, मैक्सिमम इतना ही कर सकते हैं टच करते हुए, इतना ही करेंगे। तो अब मैं लिख रहा हूं एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कुलर डिस्क इन हेक्सागोनल, सर्कुलर डिस्क कर लो, इन सर्कुलर डिस्क, एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कुलर डिस्क इन द स्क्वायर, इन द अबव स्क्वायर। स्क्वायर का तो कितना है भाई, इतना है एरिया, और इसका 91% कर दो, चाहे 0.91 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई पैकिंग एफिशिएंसी इतनी है, ऑक्यूपाइड इतना करता है, थोड़ा तो जगह छोड़ देता है, उन्होंने मैक्सिमम पूछा है तो यहां से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अरे बोलो ना भाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये जो आएगा, कुछ भी जो आए, मान लो x आ गया, ये x सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया बेटा, एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कुलर डिस्क आ गया। तो अब कितनी डिस्क आनी है, उसके लिए क्या करेंगे अपन, एक डिस्क के एरिया से इसको डिवाइड कर दो, एक डिस्क के एरिया से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ डिस्क में, टोटल डिस्क ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया वो इतना है, नंबर ऑफ डिस्क इक्वल्स टू 1600 इंटू 0.91, ये तो एरिया टोटल जो ऑक्यूपाई किया वो है, अपॉन एरिया ऑफ डिस्क, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप नोट्स में लिख लेना बड़ा समय, पाई आर स्क्वायर है, आई आर कितना है 5 का स्क्वायर। बेटा ये जितनी भी आएंगी वो आपका आंसर होगा। ये तो है फर्स्ट मेथड। इसका सेकंड मेथड और है बेटा, वो मैं आपको बता रहा हूं, करके आपको आना है, लेकिन ठीक है भाई, ऐसे ये बनाओ और यहां के सेंटर को इसका, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 डायमीटर हो गया, ये 10 कितना हो गया 20, ये 10 30 और फिर यहां पर ये 5, तो ये 40 हो गया बेटा ऐसे। अब आपको इसके नीचे नहीं रखना, यहां रखना है, ऐसे रखना है। अब बात ये बेटा, अपन को ऐसे 40 करना है, तो यहां से यहां तक तो ये 5 है मान लिया, बट अब देखो यहां से यहां तक कितना है, आप समझ रहे हो ना दया, देखो एक मिनट, जैसे यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक भी 5 है, अगले की रेडियस आ गई है, बट अब यहां से यहां तक कितना है, अब ये मत कहते ना सर 10 है 5 और 5, ना बेटा ये ऐसे है, देखो कुछ मतलब ये 10 नहीं होगा, इट इज नॉट इक्वल टू 10, क्योंकि नीचे भी तो आ रहा है थोड़ा सा ऐसे, देखो रेडियस नहीं है यहाँ पे, इसकी रेडियस तो ऊपर खत्म हो रही है यहाँ पे, और नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ऐसे बनाते चलना है बेटा, ये तो समझाने के लिए था, वापस ऐसे बना देना, और इनको हेल्प क्या करनी है आपको, ये पॉइंट सेंटर, ये सेंटर, इसको ऐसे करना, मिलाना है, ये तो रेडियस है ये 5, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है आपको वापस, ऐसे ही फिर एक और ट्रायंगल बन जाएगा, एक और ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे करते करते टोटल 40 करना है आपको, और फिर काउंट कर लेना कितनी इसके अंदर आती है। ये आप करिएगा, ना हो तो मेरे को टेलीग्राम ऐप पर अप्रोच कीजिए, वहां उससे सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा। आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलते हैं, आई होप आप एंजॉय किए होंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं 3D पैकिंग स्टार्ट करूंगा सॉलिड्स की, तो बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ओके बाय।